शाहपुर कंडी इज बेसिकली इज ए बैलेंसिंग रिजर्वायर। ये है तो डैम बना है, 55 मीटर हाई कंक्रीट डैम है जी। मगर इसका जो रिजर्व है ना वो छोटा है। 400 करोड़ का आसपास का प्रोजेक्ट है ना सर? नहीं अब तो ये तो अभी 3000 करोड़ तक पहुंच गया। सिर्फ शाहपुर कंडी 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है? हाँ जी। अच्छा। जब 47 में देश का बंटवारा हुआ जी। तो जो फिजिकल बंटवारा तो जो हो गया, उसके बाद जो एसेट्स थी ना उनमें खास करके जो पानी था उसका भी बंटवारा होना था। हाँ। तो मैं अभी बताऊं आपको, ये पूरा इंडिजिनियस प्रोजेक्ट था। इसमें कोई एलिमेंट फॉरेन का नहीं, कोई मशीनरी, कोई एक्सपर्टीज, कोई डिजाइन, कोई कुछ नहीं, सारा चाहे वो रंजीत सागर डैम है चाहे शाहपुर कंडी डैम है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी मजेदार बात ये थी इस प्रोजेक्ट की कि हमने इसमें सारी लैंड एक्विजिशन पहले कर ली थी। पहले ही हो चुकी थी। प्रोजेक्ट्स में मेजर चैलेंज होता है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टार्ट में जी। एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, उसको हम बोलते हैं मुक्तेश्वर धाम मंदिर। हाँ। तो उसका मान्यता ये है कि ये पांडव जब अज्ञातवास में गए थे तो वो यहाँ भी रहे थे, आए थे यहाँ पे। तो अब उसमें हुआ क्या कि जो सबसे बड़ा गुफा है ना जिसमें शिवलिंग स्थापित है, वो हमारा जो झील का लेवल है उससे नीचे जाता है। तो डूब जाता तो वो डूब जाता है। हाँ। वो एक बड़ा इशू हुआ। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों की भी यहाँ पे ये मंदिर बचना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और हम लोग भी चाहते थे कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बड़ा ऐतिहासिक चीज है। हाँ। सर जैसे नदी तो बह ही रही है, बात तो डिफाइंड है, अब वहाँ पे आप जब डैम बनाने जा रहे हैं। हाँ, तो वो मैं मिस कर रहा था, वो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, वो मैं आपको बताता हूँ जी। जेके सुपर पॉडकास्ट की जनता, एक बार फिर से आपका स्वागत है कमाल के एपिसोड में। अब तक आपने रेलवे के बारे में देखा, रोड्स के बारे में देखा, टनल्स के बारे में देखा, अलग अलग चीज़ों के बारे में देखा, बुलेट ट्रेन के बारे में सुना आपने। आज का हमारा एपिसोड एक कमाल का एपिसोड है। वो किस बारे में है? वो है डैम्स के बारे में। आपने नदियां देखी होंगी, नदियों पे बड़े बड़े डैम्स देखे होंगे। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डैम देश ने बनाया है जिसका नाम है शाहपुर कांडी। तो आप इस पॉडकास्ट पे आज जो जानकारी पाएंगे वो उस डैम के बारे में पाएंगे, और जिससे पाएंगे वो व्यक्ति काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है इस डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्री सुधीर कुमार गुप्ता सर का। सर नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। सर अपने बारे में कुछ बताइए। जितना मैं सर से भी बात कर रहा था और सर अपने बारे में मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा, सर शाहपुर कांडी जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके आसपास की ही पैदाइश है, उसके आसपास का ही जीवन है। सर इससे शुरू करते हैं कि आपका जीवन जहाँ शुरू हो रहा है वो जगह कैसी है, वहाँ ये शाहपुर कांडी डैम बनने के पहले क्या माहौल था और अब क्या माहौल है, यहाँ से शुरू करते हैं सर, बताइए सर। आपको ये बताऊं कि शाहपुर कंडी से जैसे हम पैदा हुए तभी से शाहपुर कंडी, जब मैं शाहपुर कंडी से भी से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है, जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो है रंजीत सागर डैम जी। तो जो रिवर रावी है ना, इस पे बना हुआ है ये प्रोजेक्ट है जी। तो इसके दोनों तरफ एक तरफ लेफ्ट साइड पे पंजाब है और राइट साइड पे जे.एन.के है। रावी के लेफ्ट पे पंजाब आता है और राइट साइड पे जे.एन.के आता है, और ये ओरिजिनेट होता है रिवर हिमाचल से आता है। ओके सर। तो ऊपर अपर स्ट्रीम में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं हिमाचल में जी। ये लास्ट प्रोजेक्ट था जो स्टोरेज डैम बना हुआ है। ठीक है। तो मेरा जो गांव है ना, जो मेरी जो जगह जहाँ मैं पैदा हुआ वो बिल्कुल रावी के किनारे पे है, वहीं पे प्रोजेक्ट बना हुआ है। बसोली उसका जगह का नाम है, और मेरा नेटिव विलेज जो उसके पास ही 15-20 किलोमीटर पे था। आप वहीं पैदा हुए? वहीं पैदा हुए। कैसा है सर वो जगह, कैसी, थोड़ा उस जगह को डिस्क्राइब करिए। सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह है जी। और बस हम भी जब बड़े हुए वहाँ पे तो यही सुनते थे कि यहाँ प्रोजेक्ट बनेगा, यहाँ प्रोजेक्ट बनेगा। और मैं आपको एक बताऊं कि हमारे गांव में लाइट नहीं थी। आप किस उम्र तक थे जब तक आपके गांव में लाइट नहीं? 75 मैट्रिक जब की मैंने तब तक लाइट नहीं थी। मतलब आप रहे होंगे कितने साल के? 16 साल। तब तक आपने लाइट देखी नहीं थी? हाँ, मतलब ऐसे देखी थी मगर गाँव में रेगुलर लाइट, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं थी गाँव में, तो हम लोग लालटेन लाइट में पढ़े हैं। टीवी वीवी तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा सर। वो तो था ही कुछ नहीं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि फिर वो एक क्यूरियोसिटी थी हमें कि हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट बनना है, तो हमें लगता था हमारे यहाँ प्रोजेक्ट बनेगा, हमें भी लाइट मिलेगी हमसे। तब तक हमें ये कंसेप्ट पता नहीं थी कि लाइट कैसे पैदा होती है और कैसे ट्रांसमिशन होती है, कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तब तक तो ये था कि यहीं प्रोजेक्ट बनेगा और हमें यहीं लाइट मिलेगी। वो तो प्रोजेक्ट तो बना नहीं, हम लोग उसके बाद इंजीनियरिंग करने चले गए। मैं REC श्रीनगर का प्रोडक्ट हूँ। REC श्रीनगर से मैंने इंजीनियरिंग करी है। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। उन दिनों रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, आज NIT आज उनको बाद में NIT बना दिया। सर तो एक बात समझना चाह रहा हूँ कि उन दिनों आपके इलाके में ये बात चलती थी कि इलेक्ट्रिसिटी तभी आएगी जब ये डैम बनेगा। हाँ, मतलब उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट बनेगा तो हमें ऐसे तो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस तो चल ही रहा था, बाकी जगहों पे भी चल रहा था। पर हमें चूंकि हम वहीं के थे तो हमें ये उम्मीद थी कि यहाँ बनेगा, तो हमें जल्दी, हमें तब पता नहीं था ना कि इलेक्ट्रिसिटी कैसी आती है। और ये आप बात कर रहे हैं 1975 से पहले की? हाँ, 75 से पहले की बता रहा हूँ। फिर बस इंजीनियरिंग करके आ गए, फिर जॉब शुरू करी। मैं तो एक्चुअली कॉलेज प्लेसमेंट में पहले बाहर चला गया था। अभी आप अब्रॉड? नहीं, इंडिया में ही उत्तरकाशी में मेरी जॉब शुरू हुई थी। मैंने वहाँ से स्टार्ट की जॉब, अपनी पहली जॉब। वहाँ से फिर मैं
मैं पंजाब आया, वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट थर्मल प्रोजेक्ट पे काम किया, फिर वहाँ से मैं रिहान गया, वहाँ भी काम किया, मगर एक मन में इच्छा थी कि वापस अपनी स्टेट में काम करने जाके। फिर अपॉर्चुनिटी आई तो वापस स्टेट में आ गए। तो ये जो रिवर रावी का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का है ना, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये इंटर स्टेट रिवर है, तो इसमें सभी स्टेट्स का शेयर था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय इशू भी है, जो पाकिस्तान के साथ भी है। ये रिवर स्टार्ट होती है हिमाचल से स्टार्ट होती है, तो ये पंजाब से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों में के बॉर्डर पे लगती है। बॉर्डर है ना, बीच में से गुजरती है, बाउंड्री बनाती है, दोनों स्टेट के बीच में बाउंड्री बनाता चलता है। तो फाइनली ये पाकिस्तान एंटर कर। ठीक है। जब 47 में देश का बंटवारा हुआ जी, तो जो फिजिकल बंटवारा तो जो हो गया, उसके बाद जो एसेट्स थी ना, उनमें खास करके जो पानी था उसका भी बंटवारा होना था। ठीक है सर। तो ये बंटवारा कैसे हो, उसके लिए फिर एक वर्ल्ड बैंक के उसमें एक ट्रीटी साइन हुई, उसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। उस इंडस वाटर ट्रीटी में 6 रिवर आते हैं, इंडस बेसिन के 6 रिवर आते हैं। कौन कौन सी? उसमें ये रावी रिवर भी आता है। तो उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम बोलते हैं ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। 3 ईस्टर्न रिवर्स थे, सतलुज, ब्यास और रावी जी। और जो वेस्टर्न रिवर्स है 3 वो थे, चनाब, झेलम और इंडस। तो जो ईस्टर्न 3 रिवर हैं उनका एक्सक्लूसिव राइट्स हमें इंडिया को मिल गया अंडर दैट ट्रीटी। ठीक है। और जो वेस्टर्न रिवर्स है उसमें भी हमें कुछ राइट्स मिले हैं, मगर वो उनका जो वाटर यूटिलाइजेशन का ज्यादा शेयर था वो पाकिस्तान को मिला। ठीक है। हमारे वहाँ आपने सुना होगा भाखड़ा डैम का नाम, तो सब नहीं सुना हिंदुस्तान में, कोई मेरे ख्याल ऐसा नहीं होगा जिसने भाखड़ा डैम का नाम नहीं सुना। तो भाखड़ा डैम बना वो तो 1963 में बन गया था जी। इसी तरीके से ब्यास पे एक डैम बना, उसको हम बोलते हैं पोंग डैम। और रंजीत सागर डैम नाम है? हाँ, रंजीत सागर डैम। वो कहाँ बना हुआ है? वो रावी पे बना। अच्छा। फिर उसका बेसिकली इनिशियल नेम था थेन डैम। हाँ। थेन क्या था, वो एक गांव था, विलेज था, जिस जगह पे ये बनना था प्रोजेक्ट। हाँ। तो उसके नाम पे ये बना। बाद में फिर पंजाब गवर्नमेंट ने इसको रीनेम करके महाराजा रंजीत सिंह के नाम पे रंजीत सागर डैम बनाया। तो ये भी प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया, मगर कई कारणों से आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज करके भी कह सकते हो, फिर पंजाब के हालात करके 80s में जो पंजाब के हालात बने उनके करके भी रंजीत सागर डैम बन नहीं पा रहा था। सो फाइनली रंजीत सागर डैम 2000 में हमने बनाया। हाँ। उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ। तो उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है सर? डैम में भी डिफरेंट किस्म के डैम्स हैं। डैम को आप किसी एक दो कंपैरेटिव नहीं कर सकते कि ये बड़ा डैम और ये, कोई स्टोरेज में बड़ा है, कोई साइज में बड़ा है, कोई वॉल्यूम में बड़ा, कि किसमें पानी स्टोरेज बहुत ज़्यादा। जैसे भाखड़ा वो कॉन्क्रीट डैम हाइट में सबसे बड़ा डैम है। जो रंजीत सागर डैम है ये कॉन्क्रीट डैम नहीं है, ये अर्थ का है। आपको हैरानगी होगी, ये 160 मीटर 150 मीटर के करीब मिट्टी से बना हुआ डैम है ये। हाँ। ये जो मिट्टी का मैं बोल रहा हूँ, ये वो पार्ट है जो डैम मिट्टी का बॉडी है जिसने पानी दरिया के रिवर के फ्लो को रोक दिया। उसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उसमें एक कंपोनेंट आता है स्पिलवे बेसिकली जो एक्सेस वाटर जब आ जाता है ना हमारे पास प्रोजेक्ट में, आपको प्रोजेक्ट के पास भी तो एक कैपेसिटी है ना होल्ड करने की। अगर फ्लड्स वगैरह आ गए, फ्लड सिचुएशन आ गई, तो फिर आप उस पानी को कहाँ करोगे? तो मैंने सुना है सर डैम को कि गेट खोल देते हैं। हाँ, गेट खोलते हैं, वो स्पिलवे गेट होता है। अच्छा। 2000 बेसिकली एक्सेस वाटर को स्पिल करने के लिए वो स्पिलवे स्ट्रक्चर बनता है। तो वो स्पिलवे तो नॉर्मली कंक्रीट का ही रहता है। अच्छा। वो तो कंक्रीट का ही बनेगा, तो वो तो कंक्रीट का, मगर जो डैम बॉडी है इसकी वो सारी मिट्टी की है। तो उसकी जो प्लेसमेंट है, जो उसको जो बनाने का तरीका है, वो पूरा इतना हाईली टेक्निकल रहता है कि आज देखिए ना 2000 में हमने प्रोजेक्ट कमीशन किया, तो आज 2024 है, तो 24 साल तो हो गए। और हमारी एस्टिमेटेड लाइफ 125 ईयर्स है इस प्रोजेक्ट की। कि रंजीत सागर डैम और शाहपुरकंडी डैम इज अ कंपोनेंट प्रोजेक्ट, एक साथ दोनों के प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बिना शाहपुरकंडी बने रंजीत सागर डैम की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती। क्यों वो इसलिए क्योंकि रंजीत सागर डैम जो है ना हमारा स्टोरेज डैम है, वहां से हम कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं है। वहां से हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो सारा हमारा शाहपुरकंडी से होना है। ठीक है। और मैं अभी बताऊं आपको, ये पूरा इंडिजिनियस प्रोजेक्ट था, इसमें कोई एलिमेंट फॉरेन का नहीं, कोई मशीनरी, कोई एक्सपर्टीज, कोई डिजाइन, कोई कुछ नहीं, सारा, चाहे वो रंजीत सागर डैम है चाहे शाहपुरकंडी डैम है। 1992 में आप इस प्रोजेक्ट में 1994 और 2000 में हमने ये रंजीत सागर डैम कमीशन किया। ठीक है। तो उन दिनों प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से उन्होंने डेडिकेशन की, तो वो भी एक किस्सा है, वो मैं आपको सुनाऊं। कि जब वो वहाँ आए डेडिकेशन करने के लिए, तो इन्होंने थेन डैम की जगह उसका नाम रख दिया था रंजीत सागर डैम जी। तो जब वो आए तो उन्होंने इनॉग्रेशन की, तो लिखा था रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट। तो उन्होंने इधर उधर देख के बोल दे, उनकी जो नेचर थी बड़ी विटी, जो उनकी नेचर थी ना उनकी, तो उस तरीके से कहते मैंने ये तो पढ़ लिया, पर मुझे बताइए महाराजा रंजीत सिंह हैं कहाँ यहाँ। तो तब तक किसी के दिमाग में नहीं आया था
कि महाराजा रंजीत सिंह का नाम तो लिख दिया था प्रोजेक्ट में, मगर वो नहीं था। उसके बाद फिर वहाँ पे हमने एक महाराजा रंजीत सिंह का बहुत बड़ा स्टैचू इंस्टॉल किया वहाँ पे प्रोजेक्ट के। उनकी उस ऑब्जर्वेशन के बाद सबको लगा कि नहीं ये तो जरूरी था। तो फिर हमने एक बड़ी हाइट के ऊपर एक टीले उसके ऊपर ना प्रोजेक्ट की उस पर एक महाराजा रंजीत सिंह का वहाँ पे स्टैचू दूर से भी दिखता है अब तो। ठीक बात है सर। तो ये रंजीत सागर डैम। अब क्या है कि शापरकंडी डैम का जहाँ तक तल्लक है, ये बेसिकली पैरेलल बनना चाहिए था जी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रंजीत सागर डैम। ओके सर। शापरकंडी को बनाने के लिए अटेम्प्ट्स तो करी, फिर वही जैसे मैंने बताया कुछ इश्यूज, इंटरस्टेट इश्यूज थे। ये 1994 से या पहले से ये इश्यूज चल रहे थे? इश्यूज तो आपस में इनके अब चल ही रहे थे शुरू से ही थोड़े बहुत, पर ज़्यादा इशू एग्रीवेट हुए 2004 में। क्या हुआ 2004 में क्या हुआ, पंजाब गवर्नमेंट ने एक पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट पास किया। ठीक है। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के इशू सिर्फ JN के साथ नहीं था, पंजाब गवर्नमेंट के इश्यूज बाकी हरियाणा के साथ भी हैं, डिफरेंट रिवर्स के ऊपर। तो उनके साथ भी जो एग्रीमेंट हुए थे, उन्होंने एक टर्मिनेशन एक्ट पास कर दिया कि हमारा सारे हमने एग्रीमेंट्स खत्म कर दिए। अब उसकी वो इंटरप्रिटेशन थी। अब JN के गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपने तो ये टर्मिनेशन कर दिया एग्रीमेंट, अब तो आप हमें भी वो नहीं करोगे। अब पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी कन्विंस करने की कि ये टर्मिनेशन ऑफ जो एग्रीमेंट्स एक्ट है ये आप पे नहीं होता, ये हरियाणा के लिए, ये हरियाणा के लिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है रिपेरियन स्टेट्स के लिए। नहीं है, ये नॉन रिपेरियन स्टेट्स के लिए है। रिपेरियन स्टेट मतलब रिपेरियन स्टेट क्या होती है, जो उस रिवर का हिस्सा है। अच्छा। जैसे मैंने पहले बताया ना कि हम तो दूसरी साइड, रिवर के दूसरी साइड पे हम हैं जी, JNK है, लेफ्ट साइड पे पंजाब है, तो हम मेरा मतलब JNK है, तो हम रिपेरियन में आते हैं। हिमाचल रिपेरियन, राजस्थान जहाँ जो हरियाणा है वो रिपेरियन में नहीं आते, क्योंकि वो उनका इस रिवर से कोई वो नहीं। तो पंजाब की ये कंटेंशन थी कि और वो है, तो उन्होंने उनकी अप्रीहेंशन थी कि एग्रीमेंट्स एक्ट पास हो गया तो हमें नहीं। आपस में इनका चलता रहा डिस्कशन, डायलॉग चलते रहे, मगर वो कुछ इशू सेटल नहीं हुआ। फिर भी प्रोजेक्ट को बनाने की वो चलती रही, प्रोसेस चलता रहा। मगर इशू वही आ रहा था कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इशू था कि पैसा कौन देगा, पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि इतने बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट को स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने रिसोर्सेज से फंड कर नहीं पाती, आपको कहीं ना कहीं फंडिंग करवानी पड़ती है। तो तो जब फंडिंग एजेंसी होती हैं वो भी देखती हैं कि प्रोजेक्ट में कोई इश्यूज तो नहीं है, पैसा आधा लगा दें और बीच में प्रोजेक्ट अटक जाए तो फिर उनके लिए भी मुश्किल हो जाती है। फिर जो आपने मुझसे पहले सवाल किया था कि नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ, ठीक बात सर। तो नेशनल प्रोजेक्ट 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट को, वाटर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट थे उनको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था। उनमें एक शापरकंडी भी था। और भी कौन से सर प्रोजेक्ट? और भी कुछ डिफरेंट स्टेट में थे। JNK में एक उज प्रोजेक्ट था, वो अभी बना नहीं है। इसी तरीके से महाराष्ट्र के कुछ प्रोजेक्ट थे, तमिलनाडु का भी था, एक आंध्रा का था, ऐसे डिफरेंट स्टेट के थे। उसमें से एक शापरकंडी 2009 में डिक्लेयर हुआ। अभी सर 2000 में वो कमीशन होने के बाद से लेके 2009 तक, जब तक आप उस जगह पे ही काम कर रहे हैं, तब तक कंस्ट्रक्शन लेवल पे कोई काम नहीं चल रहा है। जितने थोड़े बहुत रिसोर्सेज से उससे थोड़ा बहुत काम किया था, जैसे कुछ अर्थ वर्क कर लिया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, मगर प्रोजेक्ट का सही मैंने में आप बोलो ना कि जो मोमेंटम होना चाहिए प्रोजेक्ट के काम को स्टार्ट करें, वो नहीं था। जितने की बजट अलॉट होता था उतना का काम कर देते थे कि हाँ जी हाँ इसमें। तो प्रोजेक्ट को जब करना है तो ये ह्यूज बजट डिमांड करते हैं। ये कुछ 4-4.5 करोड़ 400 करोड़ का आसपास का प्रोजेक्ट है ना सर? कौन सा? नहीं, आपको किसने बोला 400? ये तो अभी 2700 करोड़ था, ये तो 3000 करोड़ तक पहुंच गया। सिर्फ शापरकंडी 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हाँ जी, वही तो मैं बता रहा हूँ कि कास्ट ओवररन और टाइम ओवररन से देखो ना कितना नुकसान होता है। 2018 लेवल पे जो हमने किया था तब 2700 करोड़ के करीब इसकी प्रोजेक्ट कास्ट रिवाइज हुई थी। तो अभी शायद फिर अपग्रेड हुई है, 3000 के करीब, 3200 के करीब हो गई है। तो अब खैर प्रोजेक्ट का काफ़ी आगे स्टेज पे आ चुका है, 90% के करीब, 90% के ऊपर काम हो चुका है। तो एनीवे वो जो मैं बता रहा था आपको कि 2009 में जब नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ था, फिर हमने प्रोजेक्ट की फंडिंग तभी तक नहीं होती जब तक प्रोजेक्ट उसकी DPR अप्रूव नहीं होती, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सर DPR में एक बात पूछना चाहूँगा, DPR के अंदर कोई 1-2 बातें आप हमें बता पाएंगी किस तरह की रिपोर्ट में ये 2-3 बातें थी जो हाईलाइटेड थी कि ये बड़ी बातें जो हमें सामने बतानी जरूरी हैं, ऐसी कुछ बातें हैं? हाँ, जो आपने बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन किया, ये वाला जो लैंड का जो आपने बात की ना, उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा इशू रहता है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी मजेदार बात ये थी इस प्रोजेक्ट की कि हमने इसमें सारी लैंड एक्विजिशन पहले कर ली थी। 1995 तक प्रोजेक्ट की लैंड एक्वायर हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी। प्रोजेक्ट्स में मेजर चैलेंज होता है, एग्जैक्टली बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टार्ट में जी कि लैंड एक्विजिशन। तो उन दिनों हमने जब रंजीत सागर डैम पे हम काम कर रहे थे, तो हम शापरकंडी का पैरेलल जितना भी बजट हमें आता था जो भी, तो हम इसकी लैंड एक्विजिशन कर ली है उस समय। तो 1995 तक ऑलमोस्ट, चाहे वो JNK साइड थी चाहे पंजाब साइड थी, हमने सारी लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट 95, 97, 98% कंप्लीट कर ली थी। थोड़ी बहुत कहीं रह गई होगी छोटे मोटा वो, तो वो एक
चैलेंज जो था ना वो खत्म हो चुका था। तो एक तो वो इशू है, नहीं तो वो भी एक बड़ा डीपीआर में बड़ा चैलेंज बन जाता है। हाँ बिल्कुल। दूसरा होता है कि एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह कुछ हों तो क्या थे सर? तो वो तो देखिए मैं आपको बताऊं, जो मेन एनवायरमेंटल इशू थे वो हमारे थे रंजीत सागर डैम में, कि वो स्टोरेज डैम था, उसमें बहुत ज़्यादा सबमर्जेंस थी जी। उसमें रफली 13,000 एकड़ ज़मीन जो है ना वो हमारी J&K की समर्ज हुई है जी। 7,500 के प्लस के करीब लैंड जो है हमारी पंजाब साइड से हुई है, 1,200 के करीब हमारी हिमाचल की हुई है। माफी चाहूंगा, सबमर्जेंस को अगर आप सिंपल भाषा में समझा दें कि पानी एक जगह आके आए, इसके लिए जो रिजर्वायर बनता है ना जी, जो हम स्टोरेज करते हैं, जब हमने डैम बना दिया तो फिर हमने रिजर्वायर बनाया, जब रिजर्वायर बनता तो उससे जो जमीन रिजर्वायर के नीचे चली जाती है ना जी जी जी, उसमें भी आगे दो पार्ट होते हैं। एक होता है जो डेड स्टोरेज लेवल तक रहती है, जिसमें जो पानी कभी भी नहीं खत्म होना, उसको हम बोलते हैं डेड स्टोरेज। दूसरी होती है लाइव स्टोरेज। जो लाइव स्टोरेज क्या है, जिसको हम यूज करते हैं, पानी पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। तो जब हम इसमें आगे दो पार्ट में आपको बताता हूँ क्या होता है। ये स्टोरेज डैम में हमारा एक फिलिंग सीजन होता है, तो मानसून सीजन जो है ना, दिस इज कॉल्ड फिलिंग सीजन। तो उसमें हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 जून से लगा लीजिए, 15 जून से हम फिलिंग सीजन डिक्लेयर कर देते हैं। तो जो इसमें हम रिजर्वर को भर लेते हैं। उस पीरियड में जो है ना पानी अगर हमारा जो लोएस्ट लेवल से फिर हाईएस्ट लेवल तक जाता है, उस पीरियड में उस एरिया में भी जो जमीन एक्वायर की होती है, तो वो जब डिप्लीशन पीरियड होता है वो दोबारा से खाली हो जाती है। मगर जो डेड स्टोरेज के लेवल के नीचे की जमीन है वो कभी खाली नहीं। अच्छा। मगर जो लाइव स्टोरेज के बीच में जमीन है वो रहेगी प्रोजेक्ट की, उसमें भी कोई आपको किसी को नहीं होता, वो खाली रहती है। जब जैसे जैसे डिप्लीट होता जाता है पानी यूटिलाइजेशन करते हैं, तो समझ लीजिए कि अप्रैल मई जून तक हमारा मिनिमम लेवल पे हम आ गए होते हैं। जी। तो मेजर जो लैंड के इशू जो थे वो हमारे रंजीत सागर डैम से रिलेटेड थे। ठीक है। शाहपुर कंडी इज बेसिकली इज ए बैलेंसिंग रिजर्वायर, को हम बोलते हैं बैलेंसिंग रिजर्वायर। ये है तो डैम बना है, 55 मीटर हाई कंक्रीट डैम है, ह्यूज डैम है, ये नहीं मैं कहूँ, मगर इसका जो रिजर्व है ना वो छोटा है। अच्छा। तो उसमें हमारी जो लैंड एक्विजिशन का कोई ज़्यादा बड़ा समर्जेंस का इशू नहीं था, कोई ज़्यादा हैबिटेशंस नहीं आती थी, इसमें बहुत कम जो पॉपुलेशन जो थी इन्वॉल्व थी, जितने भी थे वो भी हमने एक्वायर कर ली थी, उन लोगों को कंपनसेशन दे दी थी, उन लोगों की जो भी नौकरियाँ थी। इसमें हमारा तो जैसे आप पूछते हैं एनवायरनमेंट का जहाँ इसका RNR का इशू रहता है ना, तो क्या है कि वो इसकी एक सेट गाइडलाइंस बन गई हुई हैं अब जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे भी बनी हुई हैं, कुछ कोर्टों में भी केस गए, वहाँ कोर्टों से भी डायरेक्शंस आई, तो वो एक गाइडलाइंस बन गई। तो उन्हीं गाइडलाइंस के तहत अब उनको अटेंड किया, उसको एड्रेस किया जाता है। तो उसमें क्या है कि हम जो कॉम्पनसेशन बनती है वो दे देते हैं। उनका जो हमारे यहाँ इसके लिए एक पॉलिसी बनी थी, एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें हमने हर फैमिली को एक नौकरी देनी थी, हर फैमिली को जो इनकी जमीन गई थी, उसकी कोई कंडीशन थी, वो जो फुलफिल करता है, पैसा अलग, लैंड का पैसा तो देना ही है और नौकरी अलग, उसके बाद नौकरी। तो उसमें हमारे यहाँ मैंने जैसे बताया J&K में 13,000 एकड़ ज़मीन थी, उसके तहत तकरीबन 1,800 फैमिलीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया था जिनकी ज़मीन गई थी, 1,800 प्लस थी। उसमें से 700 समथिंग थी जो एलिजिबल हुए थे नौकरी के लिए, जिनको नौकरी, उनमें से भी आई थिंक 500 समथिंग तक दे दी थी। अब उसके बाद आगे प्रोसेस चल रहा होगा, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं है। इसी तरीके से पंजाब की थी, पंजाब में तकरीबन 1,500 प्लस फैमिलीज आइडेंटिफाई हुए थे और उनमें 700 प्लस समथिंग थे जिनको नौकरी की कंडीशन जो फुलफिल करते थे, वहाँ भी हमने 500-600 के करीब शायद जॉब दे दी हैं। हिमाचल के 490 समथिंग थे जो फैमिलीज जिनकी जॉब की हुई थी, उनको तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 100% ही जॉब दे दिया हुआ है। जैसे आपने ज़मीन समझ हुई तो उसमें काफ़ी सारा फॉरेस्ट चला जाता हमारा, बहुत सारी हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो जितना जाते हैं ना फॉरेस्ट, उसको हम रीप्लांट करते हैं। तो वो जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहता है ना, उनको हम उसकी जो उनकी एक स्कीम बनती है रिहेबिलिटेशन की, तो उसके तहत प्रोजेक्ट से उनको पैसा मिल जाता है और वो उसके बराबर की, उसके डबल नंबर में वो फॉरेस्टेशन करते हैं, जहाँ भी उनके पास जगह अवेलेबल होती है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 2 लाख लगा दीजिए, ताकि वो जो इन्वायरमेंटल इशू है ना वो एड्रेस हो जाए। देखिए, विकास जब करना है तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। ये तो आप बोला, अगर आप सड़क भी बनाते हो तो किसी की दुकान जाती है, आप देखते हैं, आप जो रोड पे जा रहे हो तो जब हाईवेज बन रही होती है कितने लोगों के घर हुए होते हैं, तो अब किसी ना किसी को तो उसकी कीमत कहानी, उसका बेस्ट ये है कि आप उसको कंपनसेट करते हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी वहाँ के वो हैं, उसके तहत उसको। तो इसमें भी जितने भी जो हुए उनको सबको एड्रेस किया। अब डीपीआर तैयार होने के बाद क्या होता है सर? डीपीआर तैयार होने के बाद फिर अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जाती है, क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जो मैंने बताया नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ था, तो ये बेसिकली क्या है ना,
वाटर जो है ना एक कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये किसी एक स्टेट का इशू नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आता है इसमें। तो ये वहाँ पे हमारे पास एक एजेंसी है सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है, जो नोडल एजेंसी है वाटर रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने की। तो DPR उनके थ्रू अप्रूव होती है, उनके बाद जाती है, वो इसको असेस करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, फिर वो अकॉर्डिंगली जो भी उनकी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको पुट अप करते हैं, वो कैबिनेट तक जाती है, कैबिनेट में इसका अप्रूवल होता है। वहाँ भी कमेटियाँ बनी हुई हैं, डिफरेंट बनी है, इन्वेस्टमेंट कमेटी है, ऐसे करके टेक्निकल अप्रूवल कमेटी है, उनके पास पुट अप होती है, वहाँ से अप्रूवल होके फिर जब फाइनल स्टेज से अप्रूव हो जाती है तो फिर उसका जो फंडिंग का इशू है ना, फिर उसके बाद ही फंडिंग का इशू शुरू होता है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तब वो फंडिंग एजेंसी वो नहीं करेगा। अभी पूरी डिटेल रिपोर्ट आ चुकी है, हाँ, क्या हो गया, अब फंडिंग शुरू हो गई। तो नेशनल प्रोजेक्ट जो हुआ था उसमें जो था, मैंने बताया कि वो वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे, सिर्फ नेचुरल प्रोजेक्ट। तो ये एक कंपोजिट प्रोजेक्ट्स में पावर साइड भी है और पानी का भी है। तो जो इसकी फिर आगे दो हिस्से बांटे जाते हैं कि इसमें पावर कंपोनेंट कितना है और वाटर कंपोनेंट कितना है, उसको हम बोलते हैं अपॉर्शनमेंट। तो अपॉर्शनमेंट होती है, वो उसका भी एक मेथड्स हैं, वो भी कोड्स बने हुए हैं, जो गाइडलाइंस है, तो उसके तहत उसकी अपॉर्शनमेंट होती है कि इसमें पानी का कितना हिस्सा है और पावर का कितना हिस्सा है। तो जो पानी वाला हिस्सा है उसका नेशनल प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% फंडिंग करती है। अच्छा, पानी वाले हिस्से और जो पावर वाला ऐसा वो आपको स्टेट को तो खुद को अपनी तरफ से करना पड़ता है, वो चाहे आप लोन लो अपनी तरफ से। तो नॉर्मली स्टेट में तो इतना पैसा तो नहीं, तो फंडिंग ही करवाते हैं। जैसे उसके लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो उनको फंडिंग करते हैं। तो वहाँ से फंडिंग प्रोसेस शुरू होता है। फिर हमने वो जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट हुआ, हमने DPR अप्रूव करवा दिए, फंडिंग का सोर्स हमारा हो गया, तो हमने टेंडर लगा दिए। आपने टेंडर निकाल दिए, टेंडर भी आ गए सारे, आपने कमीशन कर दिया, आपने लोगों को दे दिया काम। अब क्या होता है सर? बस टेंडरिंग के बाद हम वर्क अलॉट करते हैं कंपनी को। तो बस जब कंपनी अपना मोबिलाइजेशन करती है, इनिशियल कुछ महीने उनको भी लगते हैं अपनी मैनर मशीनरी को मोबिलाइज करने में, स्टार्ट करने में, उन्होंने अपनी ड्राइंग डिज़ाइंस करनी होती है। तो इसको हमने EPC मोड पे बनवाया था। आज की डेट में एक नया कंसेप्ट चला EPC मोड, जिसमें क्या होता है कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन सब एजेंसी करती है, आपको उसमें आपका सिर्फ सुपरविजन रहता है। आपका जो है ना उन्होंने ही डिज़ाइन बनाना, उन्होंने ही करना, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट करनी है, मशीनरी मैन जो भी करना है, जो भी उसमें इवन जो इक्विपमेंट लगने हैं वो सारा उन्होंने करना, आपने उसमें कुछ नहीं। तो उन्हीं का कंस्ट्रक्शन पार्ट भी रहेगा उसमें, चाहे वो सिविल पार्ट है, चाहे इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, सब उन्होंने ही करना है। वो कंप्लीट एज ए कंपोजिट प्रोजेक्ट के तौर पे वो करते हैं। और इस प्रोजेक्ट में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी, और जैसे रंजीत सागर डैम में दो पार्ट हैं, एक हमारा इरिगेशन कंपोनेंट है, जैसे मैंने पहले बताया कि वाटर कंपोनेंट, और दूसरा पावर कंपोनेंट। तो इसमें भी 2 एजेंसीज हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वॉल्व। कंपोनेंट का मतलब एक ये देखेगी कि पानी से बिजली कैसे बनाई जाए और एक पानी कैसे रोका जाए, एक का काम। वाटर यूटिलाइजेशन एक पार्ट हो गया और पावर जनरेशन दूसरा पार्ट। ठीक है, वाटर यूटिलाइजेशन में और भी तरह के यूटिलाइजेशन है। इरिगेशन के लिए जाएगा, इरिगेशन के लिए है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, ये हो गया ना वाटर यूटिलाइजेशन का, पर मेजर कंपोनेंट इज इरिगेशन पार्ट है। तो दूसरा जो इसमें एजेंसी है पंजाब पावर यूटिलिटी है, PSPCL जिसको हम बोलते हैं, पावर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन, उनका भी वो जो पावर साइड कंपोनेंट है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जिसको हम बोलते हैं ना, पावर हाउस के अंदर का जो काम है ना, टरबाइन, जनरेटर्स और जो सब स्टेशन हैं जहाँ, और जो वो है सब उनका काम है वो। तो वहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेशन टीम रहती है, वो भी आगे, उन्होंने भी आगे एक हमने सिविल वर्क टेंडर किए, जो हमने अलाट किए, एक वो अलाट करेंगे जो अपना इलेक्ट्रो, फिर उन एजेंसी की आपस में एक कोऑर्डिनेशन रहती है कि जो वो कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इन सबको करने के लिए कोऑर्डिनेशन के डिफरेंट प्लेटफॉर्म रहते हैं, बनते हैं, जिसमें ताकि कहीं भी किसी भी स्टेज पे कोई अड़चन ना, किसी कोई काम को अड़चन ना आए, किसी को एक्सक्यूज़ ना मिले कि आपके कारण प्रॉब्लम होगी, जो आपके प्रॉब्लम, तो उसको एक स्मूथ तरीके से चलाने के लिए वो रहता है। तो मेजर जो प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाटर सोर्स डिपार्टमेंट के, पंजाब वाटर सोर्स डिपार्टमेंट के पास ही थी, वही रंजीत सागर डैम में, वही शाहपुर कंडी डैम में। तो मैं बता रहा था शाहपुर कंडी बेसिकली क्या है कि एक बैलेंसिंग रिजर्वायर के तौर पे एक्ट करना है, और जो रंजीत सागर डैम वो हमारा पीकिंग पावर स्टेशन है। उसका मतलब क्या, मैं आपको बता रहा था कि क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, पावर की डिमांड जो होती है ना, वेरी करती है दिन में 24 घंटे में, सुबह के टाइम में भी ज़्यादा रहती है और रात के टाइम में भी ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं पीक डिमांड। अच्छा, पीक डिमांड रहती है। तो उस पीक डिमांड को मीट करने के लिए हम हाइड्रो पावर का यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर का सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इट इज जस्ट लाइक ए स्विच ऑन ऑफ। जैसे हम कोई स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, स्विच ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाती है, कंपेयर टू द अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे थर्मल है, जहाँ न्यूक्लियर है, उनमें जो एक सिस्टम है ना, वो बड़ा कम आसान है उसको ऑन और ऑफ करने का।
तो हाइड्रो में बहुत ईजी है। तो इसलिए हाइड्रो को हम इसलिए भी रखते हैं, जब भी हमने पावर डिमांड को स्टेबलाइज करना होता है या मीट करना होता है पीकिंग का, तो वो हम उसको चलाते हैं। मतलब मेन पावर यहाँ से नहीं आ रही, मेन पावर का सोर्स अलग है, लेकिन जब जैसे ही पावर एक्स्ट्रा चाहिए हम मेन भी बना सकते हैं इसको। हाँ। मगर चूंकि हमारा स्टोरेज डैम है, तो मैं बता रहा था आपको कि अगर हम ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, शाहपुरकंडी बना नहीं है, तो अगर हम वहाँ से ज़्यादा पानी छोड़ते हैं तो फिर वो पानी वेस्ट हो जाता है। जी। तो अब जब ये शाहपुरकंडी बन जाएगा तो फिर हम रंजीत सागर डैम को हम एज ए पीकिंग स्टेशन यूज़ करेंगे। हमारे जो दिन के रात के 4-5 घंटे या सुबह के 4-5 घंटे, उसमें हम फुल पावर जनरेशन कर सकते हैं। उसकी हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है 600 मेगावाट। अच्छा। 4 यूनिट हैं 150 मेगावाट के। तो हम वो 600 मेगावाट यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, पोटेंशियल हम यूज़ कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। दिन के टाइम डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट 1 यूनिट चलाओ, 2 यूनिट चलाओ, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो जो उस समय पीकिंग में जो हम पानी छोड़ते हैं, वो पानी हम शाहपुरकंडी में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लाइफ स्टोरेज बहुत थोड़ी रहती है। इसमें लाइफ स्टोरेज से जो है वो 2-1 मीटर के करीब ही हमारा जो डेड स्टोरेज लेवल है उससे और जो लाइफ स्टोरेज उसमें 2-1 मीटर का डिफरेंस है। वेयर रंजीत सागर डैम में वो तकरीबन 40 मीटर के करीब है। इतना फर्क है। वहाँ पे 40 मीटर स्टोरेज है हमारी करीब रहती है। वहाँ पे 527-28 के करीब हमारा हाईएस्ट लेवल और 487-488 के करीब शायद लोएस्ट लेवल है। तो वहाँ पे वेरिएशन ये रहती है। वहाँ पे हम पानी स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो 24 घंटे में पानी 2 मीटर आता है उसी को यूटिलाइज करते हैं और उसी को रिलीज करते हैं। मगर यहाँ पे जो पानी हम छोड़ते हैं ना, इसकी हम पावर जनरेशन भी करते हैं। ठीक बात। और वो फर्म पावर रहती है। ठीक है ना। वहाँ पे 600 मेगावाट हम पीकिंग में चला रहे हैं और फर्म पावर थोड़ी बहुत 1 यूनिट चला लिया या 2, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास पानी है। और यहाँ पे शाहपुरकंडी में हम इसको क्या करेंगे कि जो हमने इसका जो कैनाल सिस्टम अब छोड़ दिया है, जो इरिगेशन के लिए जो पानी निकलेगा वो शाहपुरकंडी से निकलता है। अच्छा। यहाँ से एक हमने हाइडल चैनल निकाला। यहाँ पावर कंपोनेंट कुछ नहीं, पावर कंपोनेंट भी है। अच्छा। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे दोनों है। यहाँ पे जो हाइडल चैनल बनी है उसके ऊपर 2 पावर हाउस बनाए हैं हमने। अच्छा। उसके ऊपर 99 मेगावाट के 33x3 मेगावाट के 3 यूनिट दोनों में लगे हैं। और जो सेकंड पावर हाउस में एक छोटा यूनिट 8 मेगावाट का लगा। तो टोटल हमारी 206 मेगावाट पावर यहाँ पे यहाँ भी बनेगी। अच्छा। और जो इरिगेशन के लिए पानी आना है वो भी शाहपुरकंडी से होना है। और यहाँ आके जब वो JNK के साथ हम जो बात कर रहे थे, रंजीत सागर डैम से JNK को कोई पानी नहीं मिलना। ठीक बात। जो इरिगेशन के लिए पानी मिलना, चाहे वो पंजाब को है चाहे JNK को, वो शाहपुरकंडी से मिलना। शाहपुरकंडी के दोनों एंड पे, लेफ्ट एंड पे भी और राइट एंड पे भी, दोनों तरफ से हमारे हेड रेगुलेटर बने हैं। क्या बने सर? हेड रेगुलेटर बोलते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो काम पानी को रेगुलेट करते हैं, कितना पानी हमने छोड़ना है, हाइडल चैनल में कितना पानी छोड़ना है, वो दोनों तरफ बने। सर एक बारी आप जहाँ से नदी शुरू हो रही है से लेके जहाँ तक नदी जा रही है, बीच में हमने क्या क्या बना रखा है, किस तरह के स्ट्रक्चर बना रखे हैं उसको बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए, उसको अगर आप समझा दे तो। इसमें ऐसा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हिमाचल के वहाँ से निकलता है रावी शुरू होता है, उसके बीच में जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं जी। लास्ट में जो पंजाब में जो प्रोजेक्ट बना, हमारा पहला प्रोजेक्ट, वो रंजीत सागर डैम बना, वो स्टोरेज डैम है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिलिंग जब मानसून टाइम में हम उसको फिल कर लेते हैं और उसके बाद ड्यूरिंग उस पीरियड में भी हम पावर जनरेशन करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम नीचे में बना रहे हैं, जैसे मैं बताया आपका पीकिंग स्टेशन के तौर पर यूज़ करेंगे, और नीचे हम शाहपुरकंडी बना रहे हैं, वो बैलेंसिंग रिजर्वायर के तौर पर होएगा। और वहाँ से जो पानी आएगा वो शाहपुरकंडी में आएगा। शाहपुरकंडी से हम दोनों तरफ JNK गवर्नमेंट का जो शेयर है पानी का इस रिवर में, वो भी देंगे और पंजाब गवर्नमेंट का जो शेयर है वो भी लेंगे। और उसी पे हमने पंजाब गवर्नमेंट का जो हाइडल चैनल, जो पंजाब साइड पे हाइडल चैनल बने, उसके ऊपर हम पावर हाउस भी बना रहे हैं दो। और वहाँ से वो पावर हाउस से पानी निकल के पावर जनरेट करके फिर वो हाइडल चैनल में जाएगा। तो वहाँ से वो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है हमारा इरीगेशन का, वहाँ पे उसको हम बोलते हैं UBDC सिस्टम, अपर बारी दोआब कनाल सिस्टम। वो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसी में फीड करेंगे और वहाँ से वो सारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको फीड करेगा। अब उसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो पहले जो था ना, पहले हमारे पास श्योरिटी नहीं थी पानी की, कितना पानी हमें ऊपर से आ रहा है जी। अब हम पानी ले ऊपर से छोड़ते हैं और शाहपुरकंडी में स्टोर कर लेते हैं, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड है, पता रहता है। तो उसको फिर हम अपनी प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी यूटिलाइजेशन इंश्योर कर। पहले जब शाहपुरकंडी नहीं था तो ये सारा पानी पाकिस्तान को चला जाता था। अब वो पानी पूरा जो है ना पानी लोग, तो मैं अभी इसकी जो पहले बता रहा था कि DPR की स्टेज का, तो वो एक स्टोरी आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ कि हमने 2013 में तो कर दिया। अभी हम
ये तो आपको मैंने स्कीम बता दी कि कैसे हो रहा है, मगर हुआ क्या, अब 2013 में जब हमने काम शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट तो बनना शुरू हो गया, मगर 2014 अगस्त में प्रोजेक्ट बंद हो गया। JNK गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट बंद करवा दिया। वो जो मैंने आपको पहले बताया कि एक पंजाब टर्मिनेशन एग्रीमेंट हुआ था, तो उनकी जो एप्रीहेंशन थी वो वही थी, तो आपस में कोई ज़्यादा बातचीत हो नहीं पा रही थी, जो भी मीटिंग होती उसमें कोई ज़्यादा रिजल्ट निकला नहीं था। उनकी जो अपने कंसर्न थे वो वहीं पे थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया हुआ, ये तो चल रहा है, तो अभी तो कोई नहीं, तो उन्होंने आके, क्योंकि उनका भी लैंड उनकी भी है वहाँ पे, उनका भी हिस्सा, तो उन्होंने उसको आके बंद करवा दिया। बहुत आपस में बातचीत करने का वही रही, कोशिश हुई, मगर वो कुछ इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए। फिर हाईएस्ट लेवल तक भी बातें गई, गवर्नमेंट टॉप लेवल तक, दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप भी, जो नीचे टेक्निकल में भी हुआ, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी हुआ, पॉलिटिकल लेवल पे भी हुआ, पर जैसे पता नहीं संभव होता है ना कि प्रोजेक्ट की कुछ किस्मत ठीक नहीं, तो उन दिनों JNK गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट आई उसमें मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, इधर से बादल साहब थे, तो बातचीत हो गई, उनको भी एक्सप्लेन किया सब कुछ, ऑलमोस्ट लग रहा था कि अब चीज़ें सेटल हो जाएंगी, और अनफॉर्चुनेटली मुफ्ती साहब की डेथ हो गई, तो वो प्रोजेक्ट फिर वहीं का वहीं पे रहा, वो इशू रिजॉल्व हुआ नहीं। फिर दोबारा से नई गवर्नमेंट बनी, फिर नए सिरे से प्रोसेस शुरू हुआ, फिर आपस में बातचीत हुई, फिर एक मैं आपको एक सुनाता हूँ कि आपको शायद याद होगा, 2016 में बिफोर पंजाब की इलेक्शन 2016 में प्रधानमंत्री मोदी आए थे पंजाब में, तो उन्होंने बठिंडा में एक रैली में बोला था कि हम अपने हिस्से का जो पानी है उसकी एक एक बूंद यूटिलाइज करेंगे अपने किसानों के लिए। तो जब ये स्टेटमेंट आई तो बड़ी हेडलाइन बनी थी, अखबारों में भी हेडलाइन बनी थी, और एक बड़ा इसका हुआ था कि हाँ जी हम, तो वो हमें भी प्रोजेक्ट वालों को एक उम्मीद जगी थी कि अब ये चूँकि ये इशू हाईएस्ट लेवल पे हो रहा है, तो हमें भी लगा कि अब प्रोजेक्ट जो है ना आगे बढ़ेगा, तो आपस में एग्रीमेंट हो, समझौता है। तो उसी तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जो एजेंसी, उन्होंने भी थोड़ा सा इसका प्रोएक्टिवली वो करना शुरू किया, दोनों स्टेटों को बुला के, तो वहाँ एक मीटिंगों में हुआ कि हाँ पे अब इसको इश्यूज़ को रिजॉल्व करो ताकि प्रोजेक्ट बने, क्योंकि अब इट हैज़ गॉन टू द PMO लेवल तक भी, अब उस पर मॉनिटरिंग हो रही है, पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा, अब क्यों रुका पड़ा है, क्यों नहीं। तो वो हमारे लिए भी एक पॉजिटिव था, एक बड़ी उसकी बात थी, अच्छी बात लगी कि यार अब ये हमें लगा। तो हुआ यही कि वो ऑलमोस्ट 2017 में एग्रीमेंट टाइप हो गया आपस में, ये एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें जो भी अथॉरिटीज़ वहाँ पे थी दोनों स्टेट्स की, तो उन्होंने साइन तो कर दिया, मगर उसमें लिख दिया कि दोनों की रेटिफिकेशन जो है ना वो अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट से करवाएंगे। अच्छा, तो वो रेटिफिकेशन के लिए जाना था। अब इधर पंजाब गवर्नमेंट के पास जाना था, उधर JNK गवर्नमेंट के पास। पंजाब में चूंकि अब इलेक्शंस आ रहे थे, तो हमने तो कोशिश की कि उससे पहले जितनी जल्दी हो सके हम रेटिफिकेशन करवा दें, तो हमने वो रेटिफिकेशन करवा ली। JNK गवर्नमेंट के यहाँ नई रेटिफिकेशन हुई, तो वहाँ थोड़ा समय लग गया, परसुएशन भी चलती रही, मगर वहाँ थोड़ा, अब जब उन्होंने रेटिफाई करके भेजा तो उसमें उन्होंने फिर कुछ कंडीशन लगा दी कि जो वहाँ साइन हुआ था उसके आगे उसमें कुछ उनकी जो फिर भी जो कंसर्न थे उन्होंने उसमें लगा दिया। फिर जब यहाँ आया तो उन्होंने कहा ये तो नहीं बात नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वो फिर दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे बात चली गई, ये तो हो गया। फिर नए सिरे से नेगोशिएशन शुरू हुई, नए सिरे से हुआ, तो 2018 में फिर पर ये एक पॉजिटिव साइन था कि ऑल authorities, all agencies, everybody was very active, सब मेहनत करके उसकी तरफ गोल की तरफ बढ़ रहे थे कि ये अब होना ही है। तो वो एक पॉजिटिव साइन था हमें भी कि अब चूंकि हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे, तो हमें इस बात की ये थी कि क्योंकि मैं तो शुरू से जुड़ा हुआ रहा, तो मैं देखता था पहले भी, तो एक जो होता है ना जज्बा उसका, जो मैं कहूँगी हाँ, तो वो बदला हुआ था। मुझे लग रहा था कि अब चूंकि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी उस तरीके से होते थे कि इस तरफ थे कि जो होते थे कि करना है प्रोजेक्ट को, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, कैसे होगा, तो वो एक हमें पॉजिटिव साइन लगा, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला। 2018 में फिर वो एक फाइनली साइन हो गया दोनों स्टेटों के बीच में, एग्री हो गया। फिर 2018 में फिर दोबारा से नए सिरे से प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया, मगर वो जो टाइम लॉस होना था वो तो हो गया। अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद प्रोजेक्ट इस टाइम तक बन ही गया होता, उतना ही पीरियड था उसका बनने का। सर एक बार अब आप शाहपुर कंडी डैम को, डैम के कंपोनेंट्स बताइए कि एक डैम बनाने में क्या क्या लगता है, कैसे लगता है, क्या किस तरह से एक डैम तैयार होता है। अलग अलग डैम अलग अलग तरह से बनते होंगे, स्पेसिफिकली इस डैम को लेते हुए आप समझा दीजिए कि क्या क्या किस किस कंपोनेंट से पूरा डैम बना हुआ है। देखो ऐसा है कि
नॉर्मली डैम्स में टेक्नोलॉजी का जहाँ तक तल्लक है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का, आज की डेट में इंडिया में ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है, तो कोई उस तरीके से कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं। जो चैलेंजेस हैं वो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम उन चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की बात हो, चाहे उसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन की बात हो, तो वो आज की डेट में इंडिया के पास सब कुछ है पूरा। हाँ, तो पंजाब में भी लोग कैपेबल हैं जो कर सकते हैं इसको, जो हमारी एजेंसीज हैं करने वाली वो भी ऐसे हैं। पहला चैलेंज यही था कि जो हमने काम बंद हो गया था उसको दोबारा नए सिरे से शुरू करना था, तो अपने आप में एक चैलेंज था, क्योंकि आधे में काम रुका था, तो कुछ स्ट्रक्चर थे जो बने थे, कुछ फाउंडेशन थी वो लेकी थी, आधे में हुई थी आधे में नहीं, तो वो जो डिफरेंट उसमें जियोलॉजिकल इश्यूज भी रहते हैं। मेजर जो इन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जियोलॉजिकल कंडीशनों की वो एक आपको पता नहीं होता, आपने जो सर्वेस किए होते हैं वो सारे एक अजम्पशन बेस्ड होते हैं, आपने सैंपल्स पे किए या टेस्ट किए उस पे बेस पे, मगर अनसर्टेनिटी तो फिर भी रहती है, आप पूरा तो ज़मीन नहीं खोद के देख सकते ना। तो जब आपने 50 मीटर या 100 मीटर पे जहाँ जितनी भी जो भी स्पेसिफाइड होंगी उसमें टेस्ट में उस पे किए होते हैं सैंपल, तो वो ये सैंपल बेस्ड होता है, तो बाद में क्या कंडीशन बीच में निकल आए वो नहीं पता, तो वो एक चैलेंजेस रहती हैं। हम खुशकिस्मत है यहाँ कोई इस तरीके के चैलेंज आए नहीं, मेजर चैलेंज कोई ऐसा नहीं आया, माइनर थे वो हमने सब हैंडल किए, डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ थे उनके साथ मिलके, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले हों, जहाँ अपनी हमारी डिज़ाइन टीम हो, एजेंसी के डिज़ाइन लोग हों, जहाँ तो वो करके इश्यूज़ को, तो उसको एक तो पहला वो चैलेंज वही था कि नदी तो बह ही रही है, हाँ, नदी तो वहाँ से पानी तो आ ही रहा है, पानी छूट ही रहा है, वो जगह तो बनी, पाथ तो डिफाइंड है, अब वहाँ पे आप जब डैम बनाने जा रहे हैं, हाँ, तो वो मैं मिस कर रहा था, वो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो यही होता है कि हमको रिवर को डाइवर्ट करना होता है, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम रिवर को डाइवर्ट करते हैं जी, अच्छा, तो रिवर को एक तरफ डाइवर्ट कर देते हैं हम, ताकि हमारे पास वर्किंग एरिया मिल जाए, ठीक है, तो वो भी एक चैलेंज रहता है, हाँ, नदी को ही मोड़ना है, और इस तरीके से मोड़ते हैं कि ताकि वो जब फ्लड सीजन वगैरह आता है ना, उसका एक हमारा जो पास डाटा अवेलेबल रहता है पिछले 10, 20, 30 साल का, उसके बेस पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं डाइवर्शन को, ताकि फ्लडिंग होके वो ओवर टॉपिंग ना हो जाए। ओवर टॉपिंग होगी तो फिर वो सारा जहाँ भी हमने काम किया उसको सारे को फ्लडिंग कर देगा। अच्छा। तो वो एक चैलेंज वो रहता ही रहता है। पूरी नदी को हम मोड़ पूरी नदी को हम मोड़ देते हैं और कंस्ट्रक्शन की साइड को खाली कर लेते हैं। वो मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ जिसमें हमने नदी को मोड़ के वो किया हुआ, एक तरफ को डाइवर्ट किया हो। तो उसको फर्स्ट इनिशियल एक डाइवर्शन होती है, उसके बाद जब उस तरफ काम करना है तो फिर हम दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। तो वो एक कंस्ट्रक्शन में एक सिस्टम रहता है, जब हम बनाते हैं तो उसमें एक हम अंडर से छोड़ देते हैं, ताकि सेकंड टाइम जब हमने रिवर को निकालना है, उसको डाइवर्ट करना, तो उसमें से पानी को पास करवाते हैं, बाद में उसको प्लगिंग हो जाती है जी। तो वो ये डाइवर्शन का ये इशू है। ये डाइवर्शन अब वहाँ पे क्या होना स्टार्ट होता है? तो वहाँ पे पहले फाउंडेशन से फाउंडेशन ट्रीटमेंट रहता है। पहले हम एक्सवेशन करते हैं, जो भी लेवल तक जाना, तो उसमें हम देखते हैं कि फाउंडेशन कैसी हमें मिल रही है, जो हमने एक्सपेक्ट की थी, जो ड्राइंग्स में हमें तुम्हारे पास वो थी, उस वहाँ तक हमने उसको करना है। उसके बाद फिर हम कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन की कॉन्क्रीटिंग करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ना जो इनिशियल स्टेज पे जो ग्राउंड लेवल, जैसे हमारी एक गैलरी होती है, फाउंडेशन गैलरी बोलते हैं हम उसको, वो करनी होती है। तो उसमें वो उसका पर्पज़ क्या रहता है, उसमें हमारी एक इंस्पेक्शन गैलरी होती है, उसमें कुछ इक्विपमेंट वो लगते हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगते हैं, जो उनकी बाद में जो प्रोजेक्ट की जो मेंटेनेंस है, उसकी जो मॉनिटरिंग है, उसको करने के लिए उस गैलरी में जैसे क्या इंस्ट्रूमेंट लगते हैं सर? एक इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल दें आप अगर। तो डिफ्लेक्शन होती है बॉडी में, जैसे कोई ड्रेन को सीपेज का कोई इशू हो, या कोई इस तरीके से बहुत सारे आज की डेट में इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, वो हम उसमें इंस्टॉल करते हैं, ताकि वो समय से समय पे उस पर फाउंडेशन तैयार हो। फाउंडेशन तैयार हो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर वो हम स्पिलवे लेवल पे पहुंचते हैं। तो वो जो दीवार खड़ी होती है, वो तो एक डैम बॉडी होगी ना पूरी, उसके बीच में फिर स्पिलवे रहते हैं, उसमें उसके दो पोर्शन रहते हैं। उसका एक पोर्शन का हम बोलते हैं ओवरफ्लो सेक्शन, एक नॉन ओवरफ्लो सेक्शन। ओवरफ्लो सेक्शन कौन सा होगा? जिसके बीच में से पानी निकलता है, ठीक है, जिसमें से हमने स्पिलवे करना है, जिसमें ओवरफ्लो करना है पानी को, जब फ्लडिंग हो जाएगी तो उसके गेट खोलने। तो वो ओवरफ्लो सेक्शन रहेगी। जो दूसरी साइड पे, दोनों साइड्स पे जो होगी, वो नॉन ओवरफ्लो सेक्शन, जो बट कंक्रीट की दीवार टाइप बन जाती है, जिसमें से पानी तो रोकने के लिए सिर्फ उसका काम रहता है। तो जो ओवरफ्लो सेक्शन रहती है, उसमें फिर मैकेनिकल काम शुरू होता है। उसमें गेट्स लगते हैं, गेट्स के भी कई प्रकार रहते हैं, वर्टिकल गेट्स होते हैं, रेडियल गेट्स होते हैं। वर्टिकल गेट तो गेट हो गया, वो सीधे जो वर्टिकली हम उसको खोलते हैं। छापरकंडी में 22 स्पिलवे गेट्स लगे हुए हैं, 12-12 मीटर का एक गेट। तो 22 ओपनिंग्स हैं, जिसमें से फ्लड वाटर्स को निकालने के लिए जो प्रोविजन है। तो मतलब शाहपुरकंडी डैम बनने के बाद से अब पाकिस्तान में रावी नदी है ही नहीं, नदी तो रहेगी उसमें। क्या है ना, जो शाहपुरकंडी डैम है वो लास्ट डैम बन गया। उस अब क्या होता है, हर रिवर की एक ट्राइब्यूटरीज होती हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं। तो उनके जो डाउन स्ट्रीम पे नाले हैं, उनमें तो
पानी आएगा ही ना, तो पानी तो उनसे तो जाएगा ही जाएगा। उनके जो डाउन ऑफ शापरकंडी हैं उनमें जो पानी आएगा वो तो जाएगा ही जाएगा, पर जो मेन स्ट्रीम रिवर रावी का जो पानी है वो नहीं जाएगा अंटिल फ्लड्स आ जाए, अंटिल फ्लड्स का जो फ्लड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। तो अब गेट्स भी बन गए, हमारा नॉन फ्लोइंग स्ट्रक्चर भी बन गया, हाँ, गेट्स बन गए। अब क्या, और दूसरे उसी के साथ में हमारा, जैसे मैंने पहले बोला कि कैनाल्स को पानी देने के लिए हेड रेगुलेटर बोलते हैं उसको, जहाँ से वो वहाँ पे भी गेट लगते हैं रेगुलेट करने के लिए, पानी को रेगुलेट करने, चैनल बन जाती है वहाँ पे। ठीक है सर, वो चैनल बन गए। अब एक हाइड्रो पावर प्लांट भी बनता होगा, तो उसी पे चैनल के ऊपर पावर हाउसेस बनेंगे, पावर हाउसेस जिसमें हम पानी को पावर जनरेशन करने के लिए यूज करेंगे। जी जी जी। और दोनों साइड पे बनेंगे? उधर तो प्लान नहीं है, JN के साइड तो नहीं प्लान है, पंजाब साइड प्लान है। क्यों सर, उधर उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? उसमें है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, वहाँ पे हेड अवेलेबिलिटी का देखो, पावर जनरेशन का बेसिक फंडा क्या है कि आप हाइट से पानी छोड़ते हो, जो पानी है ना वो एक एनर्जी के तौर पे आप यूज होता है जी, तो एनर्जी से उसको टरबाइन को चलाते हैं, टरबाइन के साथ जनरेटर लगा रहता है, वो जनरेटर चलता है। हाँ। तो उससे पावर जनरेशन होती है। बाकी पानी का और कोई काम तो है नहीं, पानी कोई कंजम्पटिव यूज नहीं है, पानी कोई यूज नहीं होता है पावर जनरेट करने में, पानी एज ए फोर्स यूज होता है। ओके, तो वहाँ पे वो हेड अवेलेबिलिटी का इशू रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने प्लान नहीं किया होगा। मेरे को वहाँ का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वहाँ पर अगर होता तो ज़रूर यूटिलाइज करते उसको। मैं पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस का बताता हूँ कि क्या। एक तो पहले आपको बताता हूँ कि पंजाब जो है ना, हमारा जो स्टेट है, इसको 3 रीजन है, उसको बोलते हैं माझा, दोआबा और मालवा। तो जो हमारा रावी का जो रिवर है ना, ये माझा में से गुजरता है। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण। ठीक है। तो इनमें से गुजरता हुआ इस एरियाज के सारे एरिया को, तो इसमें हमारी लफली 3.48 लाख हेक्टेयर लैंड को ये इरिगेट करता है। अच्छा, आप इमेजिन करो ना कितना बड़े एरिया को इरिगेट करता है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इस पूरे एरिया की जो इकोनॉमी है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, वो अपलिफ्ट हो जाएगी। तो हमारे ये एरिया तो ऑलरेडी इसके कमांड में था, मगर उनको पूरा पानी नहीं मिल पाता था। तो उससे क्या हो रहा था कि वो ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो अब इससे ये फायदा होगा कि ग्राउंड वाटर के पे जो एक्सप्लोरेशन है वो चेक होएगा, अपना लेवल मेंटेन होगा। बिजली की कंजम्पशन, अदरवाइज मोटरें लगी होती थी, तो आप किसानों को समझाने में कि उनको, अब देखो ना किसान तो मोटर क्यों लगवाता है, जब उसको कैनाल से पानी नहीं मिलता तो वो लगाता। तो जब वो उसको कनाल से वाटर शॉर्टी हो जाए तो वो नहीं चाहेगा कि मैं वो करूँ। कनाल वाटर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसके साथ जो नेचुरल वाटर लेवल आती है, मिनरल्स आते हैं, वो सारे उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। मतलब हमने बिजली भी बचाई, ग्राउंड वाटर भी बचाया और क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर भी बढ़ाई, और उसकी श्योरिटी भी करी। और एक और बताऊँ आपको, इसमें क्या था कि जो मैंने अभी आपको 2 हाइडल चैनल पे प्रोजेक्ट बनाए ना, बताया कि जो हम बना रहे हैं, जिसपे हम 206 मेगावाट, इसके डाउन स्ट्रीम पे भी ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट हमने बनाए हुए थे। मगर होता क्या था कि उसको हम पानी नहीं पूरा दे पा रहे थे, क्योंकि रेगुलेटरी नहीं थी पानी की। वहाँ पे भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं वहाँ। अच्छा, उनको मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी उस यूबीडीसी कैनाल सिस्टम जहाँ भी हेड अवेलेबल था, वहाँ पे बने हुए हैं वो यूबीडीसी हाइडल प्रोजेक्ट्स बने। हेड अवेलेबल होने का मतलब है कि जहाँ से पानी गिर सके, जहाँ पे फोर्स में उसको हम फोर्सफुली उसको पानी को गिरा सके। जी जी जी। तो वो होते थे, मगर पानी नहीं होने के करके उनकी भी जो डिपेंडेबिलिटी थी वो पूरी नहीं थी, जहाँ 100% उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही। तब ये कि क्या फायदा होगा शापरकंडी का कि उन प्रोजेक्ट को भी रेगुलर पानी मिलना है। कमाल सर। एक तो ये हो गया फायदा। दूसरा ये जो पूरा बहुत बड़ा, और ये चारों जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये, और जो दोआबा मैंने आपको बताया, उसमें ऑलरेडी हमने बनाया ब्यास डैम। दोआबा क्या है, जो 2 रिवर्स के बीच का हिस्सा है ना, उसको हम दोआबा बोलते हैं। जैसे ब्यास डैम और सतलुज के ब्यास रिवर और सतलुज के बीच का जो हिस्सा है उसको हम दोआबा बोलते हैं, और जो बियॉन्ड सतलुज है उसको हम मालवा बोलते हैं। तो मालवा में तो ऑलरेडी उसका सतलुज का पानी जा रहा है भाखड़ा डैम का, और इसमें ब्यास का पानी जा रहा है। और आपको ये भी बताऊं कि ये पानी रिवर्स जो है ना, हमने इंटरकनेक्ट भी किए हुए हैं। अच्छा। इंटरकनेक्टिंग भी है। जहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि अभी जो पहले हम शापरकंडी नहीं बना हुआ था, तो यूबीडीसी कैनाल पहले सिस्टम कहाँ से चलता था, वहाँ पे एक हेडवर्क्स थे, माधोपुर हेडवर्क्स हम बोलते हैं। तो उसका और इसका क्या चेंज आया कि माधोपुर हेडवर्क्स में हम सिर्फ डाइवर्शन ही कर पाते, वहाँ हमारे पास स्टोरेज नहीं थी। ठीक है। अगर हम एक्सेस वाटर छोड़ते थे, फिर वहाँ गेट खोलते थे, तो पानी तो हम यूटिलाइज नहीं करते थे। तो वो बड़ा पुराना 100 साल पुराना सिस्टम है। अच्छा। तो डाइवर्शन तो हमने पहले भी की थी, मगर वो यूटिलाइजेशन नहीं थी ना पूरी, उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो कर ली थी। अब वो जो हेडवर्क्स है ना, वो रिडंडेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ से देंगे पानी सारा, तो वहाँ से लेफ्ट साइड पे तो ये रंजीत सागर ये हो गया आपका यूबीडीसी कैनाल। इसी प्रकार राइट साइड पे JNK को भी पानी जाता था वहाँ से, उसको बोलते थे हम कश्मीर कैनाल जी। और जो उनका दूसरा शेयर था, नॉर्मल शेयर, जो उनका पानी का जो रावी का था, वो अब जो शापरकंडी में हेड रेगुलेटर बना ना, उस वहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिल जाता है। अब उसमें आपको एक बात बताऊँ, मज़ेदार बात, जब 79 में एग्रीमेंट हुआ
तो ये उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट जल्दी बनना। तो उन्होंने अपना जो JNK ने अपना जो सिस्टम था ना रावी कैनाल का, वो सारा डेवलप कर लिया, पूरा सारा डेवलप कर लिया, कैनाल नेटवर्क सारा बन गया, पर उसका पानी कहाँ से फीड करना, पानी नहीं था। तो फिर वहाँ पे लिफ्ट स्टेशन बने थे, रावी से हम लिफ्ट करके पानी लेते थे वहाँ पे। अच्छा। तो अब आप सोचो कि वो जो लिफ्ट स्टेशन है वो बंद हो जाएंगे, तो रफली जो मेरा अंदाजा, जो मेरे को जो रफली 9 करोड़ रुपए की तो साल की बिजली ही यूटिलाइज करते थे, तो वो भी सेविंग होगी। अब आप बात हम कर रहे थे ना कि क्या क्या हमें बेनिफिट्स होने वाले, शाहपुर बनाई अलग, बिजली बनाई बचाई अलग। तो बिजली से हम उतना पानी ले नहीं पाते थे जितना पानी हमें चाहिए होता था, जहाँ जितना हमारे JNK का हिस्सा था। अब इससे ये होगा कि उनको ग्रेविटी से पानी मिलेगा बिना बिजली का यूज किए हुए, और पूरा पानी जो उनके शेयर का पानी है वो पूरा मिलेगा। और टूरिज्म से भी कुछ हुआ है? देखिए, जहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, तो वहाँ पे टूरिज्म तो एक बेनिफिट होता है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है एरिया की। तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जब लैंड एक्विजिशन हुई तो उसमें लोगों को जब नौकरियाँ मिली, तो हर घर में, जहाँ सारे चलो नहीं तो कुछ काफ़ी सारे 50-60-70% लोगों के घरों में जब नौकरियां आई, एश्योर्ड इनकम होती है, तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होती है। फिर जब प्रोजेक्ट बनता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इलाके की होती है, रोड कनेक्टिविटी बेटर होती है। जब रोड कनेक्टिविटी होती है तो उससे भी एरिया की डेवलपमेंट होती है। प्रोजेक्ट्स बनता है तो लोग आते हैं वहाँ पे, स्पेंडिंग, जब वहाँ पे इनकम जनरेट होती है तो स्पेंडिंग भी वहीं पे होती है। तो वो एरिया का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो तो होता ही होता है ना, वो तो होता ही होता है। तो वो हमने देखा, अपने सामने होते हुए देखा कि हमने पिछले जब शुरू में आए तो वो तब पोजीशन क्या थी और आज की डेट में पोजीशन क्या है, वो तो है ही है। उससे तो बाकी रही टूरिज्म की बात, जब इतनी खूबसूरत जब लेक्स बनती हैं, जब ये प्रोजेक्ट्स में, तो ये अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं। हाँ सर, कमाल की बात है। लोग ये मैं आपको ये रंजीत सागर डैम की फोटो दिखाता हूँ, ये आप देखिए तो आप देखना कितना ब्यूटीफुल सीन बनता है। और जब ये फुल रिजर्वायर सितंबर अक्टूबर में रिजर्वायर फुल हो जाता है ना, तो इट्स अ ब्यूटीफुल वाटर बॉडी, देखने ऐसे लगता है जैसे समुंदर हो, दूर दूर तक पानी दिखता है। तो इसमें वाटर स्पोर्ट्स भी हम कर सकते हैं। अच्छा। वो तो हमारे पे है ना, हम जो भी चाहें डेवलप कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। इसके साइड किनारों पे भी हम टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। एक मैं आपको बताऊं, इससे शाहपुर कंडी से रिलेटेड, एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, उसको हम बोलते हैं मुक्तेश्वर धाम मंदिर। तो उसका इतिहास क्या है कि उस मान्यता ये है कि ये पांडव जब अज्ञातवास में गए थे तो वो यहाँ भी रहे थे, आए थे यहाँ पे। तो उन्होंने ये मैनुअली एक केव्स खोदी थी यहाँ पे उस पहाड़ी में। उन पहाड़ी केव्स के अंदर उन्होंने एक शिव जी का स्थापित किया था, शिव जी का मंदिर स्थापित किया था, ये मान्यता है। और कहते हैं कि जो किसी बुक्स में भी इनका जिक्र है उनकी, उससे रिलेटेड। तो समझ लीजिए 5000 ईयर्स, कितने साल पुरानी बात है। वो अभी भी वो शिवलिंग है, अभी भी वहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स हैं, अभी भी वो उनका जो 3-4 गुफाएं थी, एक में तो शिवलिंग स्थापित था, एक में द्रौपदी रसोई कहते हैं वो है, एक में उनका जो मेडिटेशन का गुफा थी वो थी। तो अब उसमें हुआ क्या कि जो सबसे बड़ा गुफा है ना, जिसमें शिवलिंग स्थापित है, जिसमें महादेव स्थापित है, वो हमारा जो झील का लेवल है उससे नीचे जा रहा है। तो डूब जाता, तो वो डूब जाता है। अब वो एक बड़ा इशू हुआ। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों की भी वो थी कि हाँ पे ये मंदिर बचना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और हम लोग भी चाहते थे कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा ऐतिहासिक चीज़ है। अभी भी वहाँ पे जब से इसका लोगों का आया है, तो जो नंबर ऑफ वो है ना पिलग्रिम्स बहुत बढ़ गए। अभी जो वहाँ पे जैसे शिवरात्रि हो, जहाँ बैसाखी हो, जहाँ कोई जो भी कोई हमारे बड़े हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं वहाँ पे। और जब ये बन जाएगा ना, तो आप देखा कि झील का पानी ऊपर है और मंदिर नीचे रह जाता है, और खूबसूरत, और उसकी खूबसूरती। और 250 स्टेप्स उतर के आपको नीचे मंदिर में जाना पड़ता है। अभी भी वहाँ पे रिवर की जो झील पानी इकट्ठा होके मंदिर के किनारे पे, तो वो भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत बनता है। और फिर जब ऐसी जगहों पे जाते हो तो आपका वैसे ही एक शांत हो जाता है, वहाँ पे आपका मन भी उस तरीके से हो जाता है, वो स्पिरिचुअल प्लेस हो जाती है ना वो उससे। तो ये बनने से वहाँ पे एक रिलीजियस टूरिज्म का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जी। ये अपने आप में अनोखा होगा कि झील ऊपर है और ये मंदिर जो है वो उसके नीचे है। लोगों की भी रिक्वायरमेंट थी, वहाँ एजुटेशन भी चली इसके ऊपर कि हाँ जी, उनको ये डर था कि कहीं ये डूब ना जाए, सबका ध्यान रखा गया। तो देखिए डेवलपमेंट में तो यही होता है कि जब हम प्रोजेक्ट, तो हमारी कोशिश
यही रहती कि सबको साथ लेके चलें, सबका ही विकास होना चाहिए। विकास का मतलब तो वही है जब सबका विकास होता है। तो हमने किसी को भी किसी किस्म की, अब चाहे वो डैम होस्ती थे जिनकी ज़मीनें गई थी उनको नौकरियों का इशू हो, चाहे लैंड कंपनसेशन का इशू हो, चाहे जैसे मंदिर का मैंने बताया इशू था, तो हमने कोशिश यही की कि सबके जो एस्पिरेशन है उसको अकोमोडेट किया जाए। कब तक कमीशन हो जाएगा सर ये? अभी जो इसका ना दो जैसे मैंने बताया 2 कंपोनेंट है। जैसे डैम पोर्शन है वो तो ऑलमोस्ट रेडी है, वो तो मुझे लगता है ना अगले 2-3 महीने में अभी फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी रिजर्वायर की, तो हो जाएगा 2-3 महीने में हो जाना चाहिए। दोनों ही गवर्नमेंट्स जो हैं सारी सीरियस हैं, मॉनिटरिंग हो रही, सब मिलके काम हो रहा है, कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे JNK गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सारे लोगों का एक ही उद्देश्य, एक ही बिंदु पे है काम की प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी हो और इसके बेनिफिट जो हों। जब इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई है तो बेनिफिट, तो जहाँ तक पावर का इशू है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुझे लगता है अभी थोड़ा डिले चल रहा है जी। तो होपफुली वो भी नेक्स्ट ईयर 2025 में हो जाना चाहिए जी सर। तो बाई 2025 एंड तक पूरा प्रोजेक्ट कमीशन हो जाना चाहिए। उससे ये होगा कि हमारा शाहपुरकंडी के जो बेनिफिट्स हैं वो तो है ही हैं, वो पूरे मिलेंगे। और रंजीत सागर डैम के जो बेनिफिट्स का इशू है ना, वो अगर हमारा ये पावर हाउस भी बन जाए, डैम भी बन जाता है ना शाहपुरकंडी का, तो उससे हम उसके बेनिफिट्स ड्राइव कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से हम पीकिंग में पावर जनरेट कर सकते हैं। और ये बाकी जो आज की डेट में लोग हैं वो देख रहे होंगे कि कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनीमोर। हाँ ना, वी वोंट बी पेइंग दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनीमोर। हमारा उद्देश्य यही है। और जिस दिन ये कमीशन होगा, क्यों मैं आपको बताता हूँ, जब हम रंजीत सागर डैम में थे तो जिस दिन वो कमीशन हुआ तो उस समय भी बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हुए थे जी, ठीक है ना, जिन्होंने, ऐसा नहीं कि किसी एक बंद होता है। तो ये तो टीम का काम है, टीम में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं समय से, कुछ लोग चले जाते हैं कुछ। तो जो लोग उस समय जा चुके थे उनको जब पता चला तो वो भी एक बड़ी उनके लिए भी सेंस ऑफ अचीवमेंट था कि जो हम शुरू करके आए थे वो आज वो कंप्लीट हो गया है। तो जो उस समय थे अवेलेबल थे उस समय, जिन्होंने किया उस समय किया, तो उनको तो खुशी होती है। बाकी होता तो देखो सबका टीम वर्क से ही काम होता है, जो चले गए उनकी भी कंट्रीब्यूशन होती है, जो उस समय होते हैं उनकी भी होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो बाद में आने वाले उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी होती है, उस एसेट को जो क्रिएट किया है उसको मेनटेन करना और उसका एफिशिएंट यूज़ करना, उसमें से जो बेनिफिट्स हमने किए हैं उसको, क्योंकि देखो नेशनल एसेट है जी सर, तो इस नेशनल एसेट का प्रॉपर यूज़ हो, जनता का पैसा जनता के काम आए। सर JK सुपर पॉडकास्ट की तरफ से हम आपको आपके उद्देश्य के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी मेहनत के लिए, जो आपने किया, आपके समय के लिए आज और आपके समय के लिए जो जीवन भर आपने दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने देश को इतनी कमाल की चीज़ दी है, इससे इतने लोगों का भला हो रहा है सर, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन JK सुपर पॉडकास्ट सर। हमारा सौभाग्य था कि एक तो मैं कहना चाहूँगा सर कि आपका एंथुजियाज़म बहुत कमाल का है सर, आपकी मुस्कान बहुत कमाल की है, आपका एंथुजियाज़म बहुत कमाल का है। जब आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो आपकी आंखों में वो रोशनी है सर, तो देख के बहुत खुशी होती है सर। और इतने डिटेल में समझाने के लिए, इतने विस्तार में समझाने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू सर। थैंक यू सो मच। देखिए जो भी काम होता है, हमारे जो बाकी लोग उस समय में रहे होंगे मेरे साथ, जहाँ हम जिनके साथ थे, हमारे सीनियर, हमारे कोलीग्स, हमारे जूनियर, सबके कंट्रीब्यूशन है, तो उन सबके मैं भी उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मिलकर हम सब ने एक प्रोजेक्ट को यहाँ तक लाया था, और जो अभी कर रहे हैं उनका भी हमारी तरफ से सबका धन्यवाद। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स।